गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राजेश चौधरी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शेखावाटी किसान आंदोलन। अगर बात करें हम शेखावाटी किसान आंदोलन की, तो सबसे पहला तो ये बन जाता है कि ये आंदोलन कब से कब तक हुआ। तो 1922 से लेकर 1941 तक ये आंदोलन हमारा शुरू हुआ। अगर बात करें कि ये शेखावाटी क्षेत्र कौन सा पड़ता है, तो जैसे कि आप जब राजस्थान का भूगोल आप पढ़ते हैं, तब भी आप पढ़ते हैं कि जो शेखावाटी क्षेत्र है, ये पड़ता है हमारा सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है। और ये पूरा जो शेखावाटी वाला संभाग था, ये उस वक्त जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। तो एक तो सीधा सवाल पूछ सकता है कि ये कहाँ पर है? तो रियासत तो कौन सी हो जाएगी? सॉरी, रियासत कौन सी हो जाएगी हमारी? तो रियासत तो हो जाएगी जयपुर। और क्षेत्र का अपने को पता ही है, सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो सीकर, चूरू, झुंझुनू वाले क्षेत्र में ये हमारा पूरा किसान आंदोलन चलता है, शेखावाटी वाले किसान आंदोलन में। अगर इसकी सबसे कुछ बेसिक्स बातों की हम अगर बात करें, तो ये आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? एक तो इस आंदोलन का नेतृत्व था रामनारायण चौधरी। लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ कहानी सुनाना चाहूंगा, जिससे क्या है कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो समझने में आसानी रहे। तो हुआ ये कि 1922 में सिक्कर का राजा ठाकुर बनता है कल्याण सिंह। जब कल्याण सिंह ठाकुर बनता है, तो वो जो लगान की दरें थी, उसमें 50% तक की वृद्धि कर देता है। अब जो ही वो वृद्धि करेगा, किसान जाएंगे कि साहब क्या कर रहे हो, बावड़े हो गए क्या? ऐसे थोड़ी होता कि 50% सीधा ही। तो ठाकुर साहब उनको समझाते हैं कि देखो, इस बार तो क्या हुआ कि पहले वाले ठाकुर हैं, उनकी डेथ हुई है, उसका भी खर्चा हुआ है, क्योंकि खर्च करना पड़ता है। मृत्यु भोज उस वक्त बहुत कुप्रथा थी, वो चल रही है और आज भी कई गाँव में वो हमें दिखाई देती है। इसके अलावा बोला कि तलवार बंधाई कर देना होता है। तो इस कारण मेरा क्या है कि थोड़ा खर्चा हो गया, तो इस साल आप लोग एडजस्ट कर लो। अगली साल क्या करेंगे, हम लोग वापस उसको एडजस्ट कर लेंगे। इस प्रकार किसानों को एक बार बहला-फुसला के वापस भेज दिया जाता है। लेकिन होता ये है कि जो ही अगली साल आती है, अब एक बार किसी के मन में लालच आ गया, तो वो लालच जाएगा थोड़ी। वो आंदोलन क्या होता है कि नहीं, आंदोलन नहीं, वो वापिस कर है, वो कम नहीं होते। जब वो कर कम नहीं होते, तो थोड़ा-सा उसका विरोध भी किया जाता है। और जब उसका विरोध होता है, उसी दौरान जो सिक्कर के निवासी थे हमारे रामनारायण चौधरी साहब, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, वो और हरि ब्रह्मचारी, ये 2 लोग क्या है कि सिक्कर आते हैं। ये लोग जो ही सिक्कर आएँगे, तो यहाँ के किसानों को थोड़ा-सा सपोर्ट मिलेगा कि अब तो कुछ न कुछ कर ही लेंगे। और थोड़ा आंदोलन की जो गतिविधियाँ हैं, वो तेज़ हो जाती हैं। अब ये जब गतिविधियों के बारे में पता चलता है हमारे कल्याण सिंह साहब को, तो ये क्या करते हैं, जो रामनारायण चौधरी साहब हैं, इनका और इनका एक समाचार पत्र है, नवीन राजस्थान, इन दोनों के प्रकाशन पे सिक्कर में एंट्री पे इनके प्रतिबंध लगा देते हैं कि साहब आप शेखावाटी वाले क्षेत्र में नहीं आओगे। अब इन पे प्रतिबंध लगा दिया, तो ये क्या करेंगे, उस वक़्त इनका कोई मित्र था जो डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र था, जो लंदन से प्रकाशित होता था। वहाँ पर सूचना पहुँचाते हैं कि यहाँ पे देखो, मेरे साथ तो ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो आप क्यों ना ऐसा करो कि वहाँ पे ये खबरें प्रकाशित कराओ। और इसी समाचार पत्र, डेली हेराल्ड समाचार पत्र में शेखावाटी किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित होती हैं। जिनको देख के वहाँ की जो संसद है, उसमें भी ये मुद्दा उठता है। जब ये मामला थोड़ा गरमा-गरमी पकड़ लेता, तो जो ब्रिटिश सरकार थी यहाँ पर, वो लोग इनको, ठाकुर साहब को कहते हैं कि देखो, थोड़ा तो समझौता कर लो, क्योंकि अभी बात तो आगे बढ़ रही है। तो ये क्या करते हैं, एक समझौते के लिए तैयार होते हैं। और समझौता ये होता है कि साहब पहले हम ज़मीन माप लेंगे, और उस हिसाब से जैसे जिसकी जितनी ज़मीन होगी, उसी हिसाब से करों का निर्धारण भी कर लेंगे। अब जो ज़रीब नापने का, नहीं सॉरी, ज़मीन नापने का जो उस वक़्त जो साधन था, उसको क्या बोलते थे? ज़रीब बोलते थे। एक ज़रीब में उस वक़्त 162 फीट के आसपास जगह आती थी। लेकिन उसकी लंबाई को कम कर दिया गया, यानी आधी कर दिया गया, साढ़े 82 कर दिया गया। यानी जिस किसान के पास पहले 5 बीघा ज़मीन थी, अब वो कितनी हो जाएगी? 10 बीघा ज़मीन हो जाएगी। अब अगर इतनी ज़मीन हो जाएगी, तो उसके लिए एक नया कर लगा दिया गया, इज़ाफ़ा कर। यानी अब साहब आपको क्या है कि इज़ाफ़ा कर और देना पड़ेगा इसके अलावा। इसके अलावा एक ज़कात नामक कर भी लागू कर दिया गया। अब ज़कात कर क्या होता है? तो ज़कात कर हो जाएगा हमारा, जैसे मान लो कोई किसान है, वो बीकानेर गया, वहाँ पे उसको अच्छी किस्म के बीज मिले, तो वो वहाँ से अगर बीज ले आया, तो उस पे उसको कर देना पड़ेगा। या फिर वो बेचने के लिए अगर मान लो जोधपुर चला गया, तो क्योंकि जोधपुर में फसल के भाव अच्छे हैं, तो उस पे भी आपको कर देना पड़ेगा। तो इस प्रकार अलग-अलग रूप से किसानों को परेशान किया जा रहा था। अब जबकि रामनारायण चौधरी साहब को यहाँ आने पे प्रतिबंध लगाया गया था, वो यहाँ आ नहीं सकते थे। तो इसके कारण क्या होता है कि एक भरतपुर का व्यक्ति है, ठाकुर देसराज, उनको बुलाया जाता है यहाँ पर कि साहब आप आओ और कुछ न कुछ तो करो हमारे लिए। क्योंकि ये सिर्फ़ एक किसान आंदोलन ही नहीं होकर एक ये जातिगत आंदोलन भी बन गया था। क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर किसान तो ज़्यादातर जाट थे, और जो यहाँ पे जो ठाकुर थे, वो राजपूत थे। यानी जागीरदार कौन हो जाएँगे? हमारे राजपूत हो जाएँगे। तो इस प्रकार एक ये जातिगत संघर्ष की स्थिति भी यहाँ पर बन जाती है, और इसी कारण इस ये जो शेखावाटी किसान आंदोलन है, इसी को राजपूत जाट संघर्ष भी कहा जाता है। तो ये लोग, ठाकुर देसराज यहाँ पे आते हैं और थोड़े-से आंदोलन के किसानों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। गाँव-गाँव में जाते हैं ये लोग और जाके उनको समझाते हैं कि देखो साहब, कर नहीं देना है। हम कर बिल्कुल नहीं देंगे।
तो ये ऐसी चीज़ें लगातार चालू होती हैं। इसके बाद क्या होता है 1932 में झुंझुनू में अखिल भारतीय जाट महासभा का एक सम्मेलन होता है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि लगभग 60-70 हज़ार लोग आते हैं। उसके अगले ही साल यानी 1932 में 1933 में पलथाना में भी क्या होता है, ठाकुर देशराज जो हमारा क्षेत्रीय जाट महासभा थी, उसका सम्मेलन बुलाते हैं और वहाँ पे तय करते हैं कि साहब ये जो हमारे कल्याण सिंह साहब हैं, इनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कराएँगे एक बड़ा-सा। अब यज्ञ के लिए पहले तो उनको मंजूरी नहीं मिलती, लेकिन थोड़े से संघर्ष के बाद उनको मंजूरी मिल जाती है कि ठीक है साहब आप यहाँ पे यज्ञ कर सकते हो। यज्ञ शुरू होता है। अब यज्ञ के नाम पे यहाँ पे तो क्या हो रहा था कि भाषणबाजी होती है, बयानबाजी होती है और जब ठाकुर साहब के खिलाफ बयानबाजी होती रहती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो ये सभा है, जो जाट महासभा है, इसके सचिव होते थे चंद्रभान, इनको गिरफ्तार कर लेते हैं और इन पे 6 सप्ताह के लिए इनको जेल और ₹51 का इन पे प्रतिबंध लगा देते हैं। उस वक़्त एक सभा एक सर छोटू राम चौधरी साहब हैं, इनकी मध्यस्थता करके इनको छुड़ाया जाता है। इसके बाद भी अनेक प्रकार से यातनाओं का दौर चलता रहता है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि पहले हमें लिख लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि वरना ये चीज़ें ये ओवरलैप कर जाएँगी। तो सीधी-सी बात है इसका नेतृत्व किसने किया तो रामनारायण चौधरी साहब ने इनका नेतृत्व किया और इस आंदोलन की शुरुआत अगर पूछ ले कि शेखावाटी किसान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो कहाँ से हो जाएगा हमारा सीकर से शुरू हुआ और सीकर के संस्थापक कौन हो जाएँगे कल्याण सिंह। हमने बात करी थी ये 1921 नहीं है, ये 1922 है। ये मिस टाइम हो गया कि 1922 में क्या किया था कि लगान दरों में बढ़ोतरी कर दी गई थी और इसको कितना कर दिया गया था 50% तक भू राजस्व वसूलना प्रारंभ कर दिया और जरीब की लंबाई जरीब कितनी कर दी गई कि 165 फीट से घटाकर से कम करके 82.5 फीट कर दी गई थी। 82.5 फीट कर दी गई। अब जो ही इसकी कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक नई नई भूमि निकलेगी, नई कई बीघा ज़मीन एक्स्ट्रा हो जाएगी किसानों के पास। तो एक क्या लगाया गया? इज़ाफ़ा नामक कर भी लगाया गया। इज़ाफ़ा नामक नया कर लगाया गया। नया कर लगाया और इसके अलावा एक ज़कात कर भी लगाया गया। कौन-सा कर? ज़कात कर, ठीक है? ज़कात कर भी लगाया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में अगर बीज या फसल की खरीद या बिक्री होगी, तो उसपे कर लगेगा। तो लिख लेते हैं एक बार कि अपने क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में फसल, बीज खरीद या बिक्री पर खरीद या बिक्री पर लगने वाला कर। ये क्या हो जाएगा हमारा ज़कात कर हो जाएगा। उस वक़्त ये भी लिया जाता था। अब ये जो ज़कात कर था, इसके विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था, नरोत्तम लाल जोशी साहब के द्वारा। तो ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनता है कि ज़कात कर के विरोध में नरोत्तम लाल जोशी ने शेखावाटी शेखावाटी ज़कात आंदोलन चलाया। ज़कात आंदोलन चलाया। ठीक है? तो क्या हो जाएगा कि ज़कात कर के विरोध में किसने चलाया? हमारा नरोत्तम लाल जोशी साहब ने आंदोलन चलाया। ठीक है? तो ये क्या हो जाएँगे इसके प्रमुख कारण हो जाएँगे कि किसके कारण ये आंदोलन हुए। अब अगर इसके बाद हम लोग बात करें पंचपाणे, उस वक़्त जो शेखावाटी वाला जो क्षेत्र था यहाँ पर 5 बड़ी-बड़ी ठिकाने थे। उन सभी ठिकानों को क्या कहते थे कि मिला के उनको पंचपाणे कहते थे। तो पंचपाणे क्या हो जाएँगे हमारे कि शेखावाटी क्षेत्र के बड़े ठिकाने, शेखावाटी क्षेत्र के 5 बड़े ठिकाने थे ये। इनको क्या कहेंगे हम लोग? इनको पंचपाणे कहते थे। ठिकाने, ठीक है? और इनमें कौन-कौन से शामिल थे? नवलगढ़, मलसीसर, मंडावा, डूंडलोद और बिसाऊ। ये डूंडलोद है ये, नींदलोद नहीं है ये, मिस टाइप हो गया है। डूंडलोद। तो इन क्षेत्रों इसमें सवाल तो सीधा ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पंचपाणों में शामिल नहीं है?
तो इन पाँचों को नाम हालाँकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर याद हो जाए तो अच्छा और अगर नहीं याद हो तो और भी अच्छा। कोई ज़्यादा इस टाइप के सवाल बनने की संभावना हमारी एग्ज़ाम को लेके अब थोड़ी-सी कम हो गई है। अब बात करेंगे अगर चिड़ावा सेवा समिति की। तो चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना हमारे रामनारायण चौधरी साहब ने करी थी। ये भी शेखावाटी किसान आंदोलन से ही संबंधित थी। इसका सीधा-सा लक्ष्य था कि साहब जो कल्याण सिंह साहब ने जो कर बढ़ाए थे, उसमें वृद्धि की गई थी, इसका विरोध करेंगे और कहेंगे कि साहब हम लोग कर नहीं देंगे। तो सीधा-सा हो जाएगा कि राम चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई। किसने करी? तो रामनारायण चौधरी साहब ने करी और इसके अलावा अगर पूछ ले, एक समिति और भी बनती है अमर सेवा समिति। उसको भी लिख लेते हैं, तो कौन-सी हो जाएगी? अमर सेवा समिति। अब इस समिति की स्थापना कब की? 1918 में की गई थी और ऐसा माना जाता है कि शेखावाटी क्षेत्र में जो जन जागृति फैलाने का कार्य शुरुआत में अगर किसी ने किया, तो वो कौन-सी समिति हो जाती है? हमारी अमर सेवा समिति है। और इसकी स्थापना किसने करी थी? स्थापना किसने करी इसकी? तो ये करी थी मास्टर प्यारेलाल ने, ठीक है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता साहब ने, ठीक है? और यही क्या है? प्रथम समिति थी, प्रथम समिति जिसने जन जागृति का कार्य प्रारंभ किया। इस क्षेत्र की बात चल रही है यहाँ पर, जन जागृति का कार्य आरंभ किया। और ये हमारे जो मास्टर प्यारेलाल साहब हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं कि चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं हम? चिड़ावा का गांधी। एक बार पूछ लिया था किसी एग्जाम में, उसके बाद अभी एक नया फैक्ट जुड़ गया हमारी एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको भी याद रखना ही पड़ेगा हमें। ठीक है? अगर इसके बाद आगे हम बात करें अखिल भारतीय जाट महासभा की, तो ये जो हमारी अखिल भारतीय जाट महासभा है, इसकी अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो इसका अधिवेशन अजमेर में हुआ। लक्ष्य वही था कि शेखावाटी किसान आंदोलन के लिए लोगों को जागृत करना। और इसके अलावा इसके सभापति कौन हो जाएंगे? तो हमारे करशन सिंह इसके सभापति हो जाएंगे, भरतपुर के थे। कई बार यहाँ से सवाल बने हैं और बनने की संभावनाएं भी हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम एक बात और करें, तो 1932 में क्या हो जाएगा कि अखिल भारतीय जाट महासभा का दूसरा एक और अधिवेशन होता है यहाँ पर। तो 1932 में क्या हो जाएगा हमारा? 1932 में अखिल भारतीय अखिल भारतीय जाट महासभा सभा का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो झुंझुनू में होता है, झुंझुनू में हुआ। और यहाँ माना जाता है कि 60,000 लोगों ने भाग लिया। हजार, हालांकि कोई गिन के नहीं आया है, लोगों ने भाग लिया। यानी मुद्दा ये है कि इससे क्या है कि जन जागृति का कार्य लगातार होता रहा है। एक प्रकार इसमें बढ़ोतरी होती रही। इसी प्रकार एक हमारा अगर सीधा पूछ ले कि जाट क्षेत्रीय महासभा, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो ये जो हमारी क्या थी? जाट, वो अखिल भारतीय स्तर पे था। वो जो पूरा आंदोलन था वो क्या था कि अखिल भारतीय थी ये, अखिल भारतीय जाट महासभा थी। और अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सी है? वो उसी का एक छोटा भाग हो जाएगा। जैसे कांग्रेस, अभी एक तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है और उसके बाद एक राजस्थान में भी कांग्रेस अलग से गहलोत साहब वाली, तो वो हो जाएगी हमारी। तो ये कौन सी थी हमारी? ये जाट क्षेत्रीय महासभा, महासभा। इसकी स्थापना तो कब होती है? 1931 में होती है। और इसी का क्या होता है कि 1933 में ठाकुर देसराज, इसी का एक जाट क्षेत्रीय महासभा का ही क्या होता है? इसी का सम्मेलन बुलाते हैं। ठाकुर देसराज ने 1933 में 33 में पलथाना, सीकर में पड़ता है पलथाना, एक पलसाना अलग है और पलथाना अलग है। पलथाना में सम्मेलन बुलाया, सम्मेलन या अधिवेशन, सम्मेलन बुलाया। ठीक है? अब इस सम्मेलन में ये लोग फैसला करते हैं कि साहब सीकर में क्या करेंगे, हम एक सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे, कि हम समझाएँगे कि ठाकुर साहब थोड़े से अक्ल आप में आए और इसके लिए सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम्मेलन बुलाया और सम्मेलन बुला के क्या हो जाएगा, इस सम्मेलन में फैसला क्या होता है? तो इस सम्मेलन में फैसला करते हैं कि महायज्ञ करने का फैसला लिया करते हैं। महायज्ञ करने का फैसला करते हैं।
ये फैसला हुआ, ठीक है। और क्या होता है कि 1934 में जनवरी में भरी सर्दी में क्या होता है कि महायज्ञ शुरू कर किया जाता है। क्या हो जाएगा हमारा कि जनवरी 1934 में यज्ञ शुरू। अब जब यज्ञ शुरू हो जाएगा और सरकार के खिलाफ जब बातें करी जाएंगी तो उससे ठाकुर साहब थोड़े नाराज हो जाते हैं और वो उनके जो उनका सचिव था, चंद्रभान नामक सचिव था, उनको ये लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि ठाकुर ने सचिव यानी महासभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। अब इसको गिरफ्तार करके इनको 6 सप्ताह की तो जेल और इसके अलावा 51 रुपए का इन पे जुर्माना लगाते हैं। लेकिन सर छोटू राम चौधरी, इनके नेतृत्व में फिर एक मध्यस्थता की जाती है और इनको छोड़ दिया जाता है। तो सवाल ये भी बन सकता है कि छोटू राम चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो इसको लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? सर छोटू राम चौधरी की मध्यस्थता में समझौता हुआ और इनको छोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सवाल क्या बन सकता है कि ये पूछ सकता है कि छोटू राम चौधरी का संबंध किससे है? तो किस किसान आंदोलन से हो जाएगा हमारा? शेखावाटी किसान आंदोलन से हो जाएगा। तो इस प्रकार ये घटनाएं थोड़ा तेजी के साथ आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और इसके बाद अगर हम लोग शेखावाटी किसान आंदोलन की बात करें तो जो इनका शोषण का स्तर था या फिर जो लगातार इनके खिलाफ जो हिंसक घटनाएं की जा रही थी, उपद्रवी लोगों को जो राज्य का समर्थन मिला हुआ था, तो उसी की पुनरावृत्ति होती है एक कटरातल महिला सम्मेलन। शेखावाटी किसान आंदोलन का सबसे इंपॉर्टेंट अगर पार्ट है तो वो यही है। इसके बाद भी 2-3 हत्याकांड आएंगे जिनके बारे में हमें तारीख भी याद रखनी पड़ेगी और वो क्यों हुए उसके बारे में भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर बात करें कटरातल महिला सम्मेलन की, तो ये क्यों हुआ? तो उस वक़्त सिक्कर में मानसिंह था, ठिकानेदार सिहोर ठिकाने का। उसने क्या किया कि एक सोतिया का बास नामक जगह पड़ती है, वहाँ पर महिलाओं के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया जब वो पानी लेने जा रही थी। जब उनके साथ ऐसी घटना हुई, छेड़खानी हुई उनके साथ, बदतमीज़ी की गई उनके साथ, तो महिलाओं ने एक सम्मेलन का आयोजन किया और लगभग 10,000 महिलाएँ, इतनी बड़ी तादाद में महिलाएँ इकट्ठी हुई कि 10,000 महिलाओं ने उस सम्मेलन में भाग लिया। उनको चेताया कि देखो, अब वो ये वाली जो नारी है, ये सब पे भारी है। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो हमारी किशोरी देवी ने इसकी अध्यक्षता करी और इसके अलावा एक उत्तमा देवी नामक महिला थी जिसने इस सम्मेलन में बहुत ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया। तो सवाल सीधा बन सकता है कि इसकी अध्यक्षता पहला तो सवाल ये बन जाएगा कि इस सम्मेलन में का आयोजन कब हुआ? तो इस सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो 1934 में हुआ। क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि 1930, 31, 32 से लगातार सम्मेलन हो रहे हैं जिससे ठाकुर थोड़े से परेशान तो होते ही हैं। और दूसरा सवाल बन जाएगा कि इसकी अध्यक्षता किसने करी? और इसमें उत्तमा देवी ने ओजस्वी भाषण दिया, ठीक है? और इसके बाद जब ये जो सम्मेलन होता है, इतनी बड़ी सम्मेलन होता है, तो क्या होता है कि सरकार को थोड़ा-सा ऐसे समझ में आता है कि अब बात है वो गड़बड़ हो रही है। तो डब्ल्यूटी वेब को किसानों के से वार्ता करने के लिए किसानों को भेजा जाता है कि साहब आप जाओ और किसानों के साथ वार्ता करके आओ। तो वार्ता तो होती है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। क्या हो जाएगा कि एक 1 मिनट। हाँ, किसानों के साथ वार्ता होती है। ये किसान है यहाँ पे। किसानों से वार्ता तो हुई, सिकरवाटी जाट पंचायत से समझौता करने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन सारे प्रयास असफल रहते हैं। आप ये जो पूरी स्लाइड है इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं और इसी की पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल है हमारा वैदिक क्लासेस राजस्थान वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत है नहीं, वहाँ से आप आराम से इसको देख के पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक आता है हमारा जयसिंहपुरा हत्याकांड। ये 2-3 हत्याकांड है। अगर जयसिंहपुरा हत्याकांड की बात करें तो सबसे पहले तो ये आ जाता है कि ये हुआ कब? तो 21 जून 1934 में जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ। जब हम लोगों ने किसान आंदोलन शुरू किए थे तो हमारी जो पहली क्लास थी उसमें भी हमने हत्याकांड वाले टॉपिक में भी इनके बारे में लिखा था। अब हुआ क्या कि कुछ किसान थे जो अपनी फसल वगैरह कर रहे थे, गाँव में हल जोत रहे थे। उन किसानों पे ये जाते हैं, हरनाथ सिंह डूंगलोद के अंदर की बात है और जाके वहाँ पे गोलीबारी करते हैं और बहुत से किसान यहाँ पे मारे भी जाते हैं। 4 किसानों का यहाँ पे नाम मिलता है और 123 किसान यहाँ पे क्या होते हैं, घायल होते हैं। अब उन 4 किसानों का अगर बाई चांस ऐसा हो सकता है कि नाम पूछ भी ले, हालाँकि अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में उनके बारे में पूछा नहीं है और जिस दिन इन किसानों के बारे में पूछेगा तो मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया सवाल बनेगा।
तो उन 4 किसानों के अगर नाम की बात करें तो सबसे पहले कौन-सा हो जाएगा हमारा चेतराम हो जाएगा, चेतराम। दूसरा कौन-सा हो जाएगा तुलसाराम, तुलसाराम। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो कौन-सा हो जाएगा आसाराम, आसाराम। और चौथा कौन-सा हो जाएगा टीकूराम, टीकूराम। तो 4 किसान कौन से हो जाएँगे चेतराम, तुलसाराम, आसाराम, और एक तुकाराम, टुकुराम सॉरी टुकुराम हो जाएगा। अब जब इतनी बड़ी हत्याकांड होता है कि इतने लोग मारे जाते हैं, इतने लोग घायल होते हैं, तो इसकी क्या होता है, इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जाता है, कहाँ पर? जयपुर राज्य में। और पहला ऐसा मुकदमा बनता है, पहला ऐसा मामला होता है जिसमें किसानों को क्या होता है कि सज़ा दी जाती है। किसानों के हत्यारों को सॉरी, किसानों के हत्यारों को सज़ा दी जाती है। तो ये यहाँ से 3 स्टार वाला क्वेश्चन बनता है एक, कि सवाल सीधा पूछ सकता है कि किस किसान आंदोलन में पहली बार किसानों के हत्यारों को सज़ा दी गई? तो हमारा शेखावाटी किसान आंदोलन। अगर हत्याकांड की पूछ ले तो कौन-सा हो जाएगा? जयसिंहपुरा हत्याकांड हो जाएगा। और इसी के विरोध में, पूरे विरोध में 21 जुलाई 1934 को, 1 महीने बाद क्या किया गया था कि पूरे 1 महीने बाद क्या जयसिंहपुरा शहीद दिवस भी मनाया गया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जयसिंहपुरा हत्याकांड हो जाएगा। इसके बाद एक अगर बात करें तो खुड़ी कुंदनगांव हत्याकांड। तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये आंदोलन भी किसके कब हुआ? तो 1934 में, यानी एक ही साल में लगातार हत्याकांड हुए हैं, लगातार यहाँ पे किसानों पे गोलियाँ चलाई गई। और यहाँ पे गोलीबारी किसने करी? तो डब्ल्यूटी वेब है ये। क्या हो जाएगा? वेब। डब्ल्यूटी वेब साहब ने यहाँ पे गोलियाँ चलाई, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जिन्हें सरकार ने किसानों से वार्ता करने के लिए भेजा था। और इसी ये गलत लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है? और इसी हत्याकांड की आलोचना क्या होती है कि भारत से बाहर भी होती है। तो सवाल सीधा बन सकता है कि भारत से बाहर किस हत्याकांड की आलोचना हो जाएगी? तो हमारी खुड़ी कुंदनगांव हत्याकांड की हो गई, ठीक है? अब करी किसने भारत से बाहर आलोचना? तो उस वक़्त का तो पैट्रिक लॉरेंस नामक सांसद था, जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी, उसी का सदस्य था। जब इसकी अखबार में ये चर्चा होती है, डेली हेराल्ड में, तो ये भी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। आजकल भी हम लोग देख रहे हैं कि संसद में इसी प्रकार की चीज़ें होती रही हैं। तो इसने क्या हुआ था कि सवाल कैसे पूछ लेगा? ये पूछ लेगा कि किस किसान आंदोलन की चर्चा जो इंग्लैंड के लोकसभा यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई, तो कौन-सा हो जाएगा? हमारा शेखावाटी किसान आंदोलन हो जाएगा। अगर पूछ ले कि किस हत्याकांड की हुई, तो हमारी खुड़ी कुंदनगांव हत्याकांड की हुई। अगर पूछ ले कि मुद्दा वहाँ पे किसने उठाया, तो सर पैट्रिक लॉरेंस ने उठाया। अगर पूछ ले कि अखबार में इसकी चर्चा हुई, तो डेली हेराल्ड में क्या हुई थी? इसकी खबरें प्रकाशित की गई थी। तो इस प्रकार क्या हुआ कि ये आंदोलन लगातार बहुत लंबे समय तक उसके बाद चलता रहा। 1947 तक जब राजस्थान में क्या हुआ था कि हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में जब सरकार का गठन होता है और वहाँ पे टिक्कूराम पालीवाल को क्या बनाया जाता है? हमारा राजस्व मंत्री बनाया जाता है। तब जाके ये किसान आंदोलन ये मामला है सुलझता है या समझता है। यानी शेखावाटी किसान आंदोलन एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन होगा जो आज़ादी के बाद भी चला। यानी काफ़ी लंबे, अगर पूछ ले कि सबसे लंबे समय तक कौन-सा चला, तो बिजोलिया किसान आंदोलन। अगर पूछ ले कि आज़ादी के बाद तक कौन-सा चला, तो कौन-सा हो जाएगा? हमारा शेखावाटी किसान आंदोलन। तो इसी के साथ हमारा शेखावाटी किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। ये कुछ अन्य तथ्य हैं, जिनसे संभावना है कि क्वेश्चन बन जाए। तो ये जो क्षेत्रीय नेताओं के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे धापी दादी, तो एक महिला थी धापी दादी, जिसने किसानों को एकजुट किया कि साहब बस अब बहुत हो गया, सरकार हमें परेशान कर रही है, तो इसके खिलाफ हमें आंदोलन करना चाहिए। तो सवाल डायरेक्ट पूछ सकता है कि धापी दादी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? ठीक है? तो क्या हो जाएगा हमारा सीधा ही शेखावाटी किसान आंदोलन से। इस प्रकार के सवाल अक्सर बनते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले जो फर्स्ट ग्रेड वाली एग्ज़ाम हुई, वहाँ पे पूछ लिया कि भोजी लंबरदार का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो एक ऐसे लगता है कि ये कहाँ से पूछ लिया? लेकिन ये वही है 9वीं 10वीं की किताब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में हमें ये चीज़ें मिलती हैं। हम अक्सर यहाँ से नज़रअंदाज कर देते हैं इन चीज़ों को। इसके अलावा जो सरदार हरलाल सिंह है, नेतराम सिंह है, पान्ने सिंह है, लेखराम है, ये क्या है? ये क्षेत्रीय नेता हैं यहाँ के। ये कौन है? ये क्षेत्रीय नेता है, क्षेत्रीय नेता। और ये जो नेतराम है, ये अगर आपको पता हो कि कमला बेनीवाल के पिता है, और कमला बेनीवाल कौन थी? यानी राजस्थान की पहली उप मुख्यमंत्री कौन हो जाएगी? तो उसके पिता हैं ये, कमला बेनीवाल। तो नेतराम कौन थे हमारे? कमला बेनीवाल के पिता थे ये। और ये कमला बेनीवाल कौन है? तो ये राजस्थान की प्रथम महिला, महिला हो या पुरुष, महिला उप मुख्यमंत्री। और विधायक भी कौन थी? तो यही विधायक थी प्रथम, विधायक भी, विधायक प्रथम।
तो ये इसी के साथ हमारा शेखावाटी किसान आंदोलन समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय राजस्थान।